नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीईटी एग्ज़ाम 2024 से संबंधित और पशु परीक्षण 2024 से संबंधित हमारे राजस्थान जीके से संबंधित सीरीज चल रही थी। 2000 प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है। तो दूसरी क्लास में आज के प्रश्नों की हम बात करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर बताना आपके 30 प्रश्नों में से आज के 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं। बात करते हैं आज की क्लास में राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सभी जुट जाइए और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो 31वां प्रश्न 31वां प्रश्न क्या है अपना? 31वें प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में हमें प्रश्न पूछा गया है। तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, इसकी बात करते हैं। रावणहत्ता, जंतर, सूरमंडल, सतारा। तो कौन सा एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है? जंतर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जंतर जो है वो एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का? सुशिर वाद्य यंत्र यानी मुंह से फूंक देकर जिसमें बजाया जाता है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं मुंह से फूंक देकर बजाया जाता है। ये हो गया हमारे सुशिर वाद्य यंत्र। आंसर क्या हो जाएगा? जंतर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या है? तो 32वें प्रश्न की बात करते हैं, प्रसिद्ध गधों का मेला कहाँ लगता है? तो गधों का मेला जो पड़ता है, प्रसिद्ध गधों का मेला कहाँ लगता है? दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो प्रसिद्ध गधों का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये हो जाएगा प्रसिद्ध गधों का मेला हमारे जयपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर ग्रामीण जिले में। नए जिलों के अनुसार पूछा जाएगा प्रश्न। और जयपुर ग्रामीण में कहाँ पर? लूणियावास। लूणियावास। ज़्यादातर प्रश्न गधों के मेलों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। एक ही मेला पड़ता है राजस्थान में, लूणियावास, जयपुर ग्रामीण में। नया जिला बना है और कब पड़ता है? दशहरे के बाद। दशहरे के बाद। ये आपको याद रखना है। ये गधों का मेलों के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जयपुर ग्रामीण में पड़ता है ये। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न। तो 33वां प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस क्षेत्र में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है? पत्थर मार होली जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिसमें क्या है? पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? बाड़मेर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो बाड़मेर क्षेत्र है, बाड़मेर क्षेत्र में मतलब कि इलोजी जो है उनके लिए यहाँ पर इलोजी के अनुसार पत्थर मार होली मतलब कि प्रसिद्ध है। इलोजी की पत्थर मार होली मनाई जाती है। और बाड़मेर जो है वहाँ की प्रसिद्ध है पत्थर मार होली। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या है? 34वां प्रश्न है, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? हस्तशिल्प नीति और इसके साथ कौन सी नीति जारी की गई थी? एमएसएमई नीति। ये किस वर्ष जारी की गई थी? 2018 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में। तो राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जो है वो कब आई थी? 2022 में। ये कब आई थी? 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को यह नीति आई थी। इसके साथ ही हमारी राजस्थान में एमएसएमई नीति भी आई थी। और 17 सितंबर 2022 को ही घोषणा हुई थी जोधपुर में मतलब कि हस्तशिल्प हस्तशिल्प केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी। मतलब कि कहाँ पर? जोधपुर में। 17 सितंबर 2022 को पहली हस्तशिल्प नीति मतलब कि लागू की गई। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट डेट भी पूछी गई है पिछले पेपरों में, तो आपको एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न क्या है? तो रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? जो रतवई लोकगीत है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, मेवात। तो रतवई लोकगीत जो है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? रतवई लोकगीत हमारे मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। मेवात जो क्षेत्र है, अलवर और भरतपुर और इसके आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर गाया जाता है रतवई लोकगीत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण कर लीजिए। लोकगीत से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न क्या है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट इसका पुराना नाम था, इसका नया नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? माधो सिंह, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय।
तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा मतलब कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई। और इसका पुराना नाम क्या था? तो आप आंसर में कमेंट कीजिए इसका पुराना नाम क्या था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न क्या है? तो राजस्थानी संस्कृति में ओलिंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ये ओलिंदी ऐसे लिखना है, ओलिंदी क्या है, ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ओलिंदी क्या है। तो विवाह का एक प्रकार, एक बेसिक खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की, या राजस्थानी लोकगीत। तो राजस्थानी साहित्य में यानी राजस्थानी संस्कृति में, तो राजस्थानी लोक संस्कृति में ओलिंदी क्या है? तो नववधु के साथ में पहली बार जब नववधु ससुराल जाती है तो उसके साथ जाने वाली लड़की को ओलिंदी कहा जाता है। यानी कि उसकी साड़ी या फिर कोई भी जो जाती है, मतलब कि वर की साड़ी या फिर कोई भी उसके नववधु के साथ चलती है उसको मतलब कि ओलिंदी कहते हैं। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न है अपना, मारवाड़ में दामिनी क्या है? मारवाड़ में दामिनी किसे कहते हैं? एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार की ओढ़नी, इनमें से कोई नहीं। तो मारवाड़ में दामिनी जो है वो क्या है? तो मारवाड़ में दामिनी जो है एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है। महिलाओं की ओढ़नी, महिलाओं की एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है दामिनी। और दामिनी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर। अगले प्रश्न की बात करते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या है? घोघरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? घोघरू जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? घोघरू आभूषण की बात करते हैं। घोघरू आभूषण कहाँ पहना? अंगुली में, नाक में, माथा, कलाई। तो घोघरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई में, हाथ की कलाई में पहना जाता है घोघरू आभूषण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हाथ की कलाई में, हाथ की कलाई में पहना जाता है घोघरू आभूषण। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न क्या है? ताड़ना और मोरबंदिया विवाह जो है किस जनजाति में यानी किस जनजाति से संबंधित हैं? ताड़ना और मोरबंदिया, भील, सहरिया, दमोर, सासी। तो ताड़ना और मोरबंदिया, जो ताड़ना और मोरबंदिया जो विवाह के प्रकार हैं वो किस जनजाति से संबंधित है? तो ये किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सहरिया जनजाति से संबंधित है ताड़ना और मोरबंदिया। अगला प्रश्न 41वां प्रश्न। और जो ताड़ना विवाह के ताड़ना जो विवाह का प्रकार है उसे जो वधु मूल्य जो लिया जाता है, वधु मूल्य, या फिर जो सामान्य जनजातियों में विवाह होता है दापा प्रथा, जिसे क्या कहते हैं? दापा प्रथा। वधु मूल्य या दापा प्रथा को ताड़ना विवाह कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसके बाद रांगड़ी बोली, 41वां प्रश्न है, रांगड़ी बोली किसकी उपबोली है? तो रांगड़ी बोली है वो किसकी उपबोली है? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। रांगड़ी बोली जो है वो किसकी उपबोली है? मालवी की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मालवी की उपबोलियां दो हैं, रांगड़ी और कौन सी? वागड़ी। जो रांगड़ी बोली है वो सबसे ज़्यादा कर्कश बोली है, सबसे कर्कश बोली है रांगड़ी, और सबसे मीठी बोली है वागड़ी। सबसे मतलब कि कर्णप्रिय बोली है वागड़ी, कर्णप्रिय बोली। यह आपको याद रखना है, दोनों ही मालवी के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न क्या है? कोलेमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? जो कोलेमाला ग्रंथ है, कोलेमाला ग्रंथ, उसमें राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आप आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं कोलेमाला ग्रंथ किसका है? उद्योतन सूरी का। उद्योतन सूरी का ग्रंथ है कोलेमाला। और इसमें राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो राजस्थान की 14, 15, 17, 18। तो राजस्थान की कुल 18 देशी लोक भाषाओं का उल्लेख किया गया है कोलेमाला ग्रंथ में। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न क्या है? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस काल से संबंधित सभ्यता है? हड़प्पा काल, लोहयुगीन काल, ताम्रयुगीन काल, पूरा पाषाण काल। तो गणेश्वर सभ्यता जो है किस युग से संबंधित है? ताम्र युग से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ताम्र युग से संबंधित है। इसी कारण से ताम्रयुगीन सभ्यताओं की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है।
कहाँ पर स्थित है ये? तो ये कांतली नदी के किनारे, कांतली या फिर जिसे क्या कहते हैं कांटली नदी, कांटली नदी के किनारे। किस किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में? नीम का थाना जिला, नीम का थाना जिला। और गणेश्वर सभ्यता जो है इसको क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न क्या है? किसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है? महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। कौन मारवाड़ का शासक, कौन सा मारवाड़ का शासक था जिसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मालदेव, उदा चंद्रसेन, ये उदा चंद्रसेन नहीं है, चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, राज सिंह। तो महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? चंद्रसेन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राव जो चंद्रसेन था, राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, मतलब कि जो महाराणा प्रताप थे उनका अग्रगामी, या फिर जो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। इसका भाई था मोटा राजा उदय सिंह, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या है? 46वां प्रश्न है, जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे दी थी? जहांगीर था, मुगल बादशाह जहांगीर था, उसने दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी? राज सिंह को, अमर सिंह को, गज सिंह को, राय सिंह को। तो जहांगीर जो था उसने दल थम्बन की उपाधि किसे दी थी? गज सिंह को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गज सिंह को जहांगीर द्वारा दल थम्बन की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या है? राजस्थान में अहुआ का विद्रोह किसका संबंध किससे है? अहुआ विद्रोह का संबंध किस, मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी से है? हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग, खुशहाल सिंह, जयदयाल। जयदयाल तो हमारे कोटा से था, कोटा। खुशहाल सिंह हमारे जो अहुआ से था, खुशहाल सिंह अहुआ। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। मोहम्मद अली बेग नीमच विद्रोह से था, नीमच विद्रोह से था। हीरा सिंह, हीरा सिंह का संबंध जो भरतपुर जन विद्रोह था, भरतपुर जन विद्रोह से था। इस कौन सा? हीरा सिंह। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग दोनों का संबंध नीमच छावनी से, नीमच छावनी से था। हीरा लाल का संबंध था भरतपुर से, हीरा लाल का संबंध भरतपुर से था। और हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग का संबंध नीमच छावनी से था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। खुशहाल सिंह का संबंध अहुआ के विद्रोह से था। और किस छावनी से संबंधित है? एरियनपुरा, एरियनपुरा छावनी। ये भी आपको याद रखना है, अगर अलग क्वेश्चन बना के पूछा जाए तो एरियनपुरा पूछा तो नहीं गया है अभी तक, पर एरियनपुरा छावनी से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना कब हुई? तो बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ की। राजस्थान सेवा 1919 में, 1918 में, 1920 में, 1921 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र। वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। और इसकी बात करें तो किसके द्वारा स्थापना की गई? विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। और कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। और कौन थे इनके साथ? तो हरिभाई किनकर, हरिभाई किनकर, ये भी इनके साथ में थे। और 1921 में इसे स्थानांतरित कहाँ किया गया? अजमेर में, अजमेर में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न क्या है? निम्न में से राजस्थान का पहला शहर जो पाकिस्तान के निकट है, राजस्थान का पहला शहर जो पाकिस्तान के सबसे निकट है, अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर। तो सब राजस्थान का सबसे निकट शहर कौन सा है? तो कौन सा है पाकिस्तान के? तो अनूपगढ़। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनूपगढ़ जो है वो राजस्थान का, मतलब कि निम्न चारों शहरों में से सबसे निकट शहर है। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? जो पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? बात करते हैं। ऑप्शन ए क्या है हमारा? 1/4। ऑप्शन बी है 2
तिहाई, ऑप्शन सी है लगभग आधा, एक तिहाई। तो पश्चिमी मरुस्थल जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? जो ये राजस्थान का हमारा मैप हो गया, इसमें बात करें इसकी, तो पश्चिमी मरुस्थल लगभग दो तिहाई भाग है। कितना भाग है? इससे भी ज़्यादा है, यहाँ तक है, दो तिहाई भाग है, दो तिहाई। राजस्थान का दो तिहाई भाग है। उसके बाद अरावली है, अरावली के बाद कौन सा है? तो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार है। बाकी पूर्वी मैदान है। चार भागों में बांटा है, सबसे ज़्यादा है लगभग 61% के, 61%, लगभग 61% तक कौन सा है? तो कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल है हमारे। और पश्चिमी मरुस्थल का भी दो भाग हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अगला प्रश्न, 50वां प्रश्न, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची, चरका, बैराट, तारागढ़, अजलगढ़। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तारागढ़ जो है वो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ पर है? ब्यावर में, ब्यावर में स्थित है। अजमेर और ब्यावर दो जिले आते हैं मध्य अरावली में, अजमेर और ब्यावर। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न। 51वां प्रश्न क्या है? तो राजस्थान की सर्दियों के वर्ष, मुख्यतः वर्षा, सर्दियों की मुख्य वर्षा जो होती है उसको क्या कहते हैं? यानी कि मुख्यतः वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? और मुख्यतः वर्षा जो होती है वो किस क्षेत्र से होती है? उत्तरी पूर्वी हवाओं से, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, सहानीय अवताराओं से, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। तो राजस्थान में सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको तो कहते हैं मावट। क्या कहते हैं? मावट। और और ये वर्षा जो होती है किस क्षेत्र की वर्षा है? भूमध्य सागरीय वर्षा, भूमध्य सागरीय वर्षा। ये भी कई बार, बहुत बार प्रश्नों में ये जलवायु से संबंधित यही प्रश्न पूछा जाता है। या तो मावट पूछ लेगा, या सर्दियों में होने वाली वर्षा पूछ लेगा, या फिर भूमध्य सागरीय जो जेट स्ट्रीम पवन है ये पूछ लेगा। जेट स्ट्रीम पवन ये कई बार पूछा गया है, ये पूछ लेगा। या फिर उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है, यह प्रश्न पूछ लेगा। तो यह आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। उत्तरी पश्चिमी हवाओं से राजस्थान में सर्दियों की वर्षा होती है जिसे मावट कहते हैं। और कहाँ से आती है? भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागर से आती है। और जेट स्ट्रीम पवनें कहते हैं इनको। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या है? 52वां प्रश्न। 52वां प्रश्न है, हाड़ौती का पठार की मिट्टी है, हाड़ौती के पठार की मिट्टी है बलुई मृदा, रेगुर मध्यम काली मृदा, लाल लोम मृदा, रेवेरिना मृदा। तो हाड़ौती पठार की बात करें तो हाड़ौती पठार जो है, हाड़ौती पठार जो है वो किससे निर्मित है? लावा से। लावा जो है, ज्वालामुखी का जो लावा होता है उससे, मतलब कि इसमें बेसाल्ट चट्टानें बनी। बेसाल्ट चट्टानें जो है वो ठंडी हुई, ठंडी हुई तो यहाँ पर इसका हाड़ौती पठार का निर्माण हुआ। पर्वत का जो पठार है उसका निर्माण हुआ। और इसके अक्षय से, किससे? बेसाल्ट चट्टानों के अक्षय से काली मृदा, जो काली मृदा है उसका निर्माण हुआ। और मुख्यतः हाड़ौती का पठार जो है वो विंध्याचल का पठार है, उसका भाग है। और बात करें इसकी तो रेगुर काली मृदा इसमें पाई जाती है। और किसकी खेती होती है? मुख्यतः कपास की, कपास की खेती होती है, कपास की खेती होती है। ये आपको याद रखना है, बेसाल्ट चट्टान के अक्षय से काली मृदा का निर्माण हुआ है यहाँ पर। अगला प्रश्न, 53वां प्रश्न। 53वां प्रश्न क्या है? जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है वे है। अब 2022-23 के बाद, 2022 या 2023 में, मतलब कि अरब सागरीय नदियों में कौन सी नहीं है, या फिर बंगाल खाड़ी प्रवाह तंत्र की नदी नहीं है, या फिर कौन सी अंतः प्रवाही नदी, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। खारी नदी, सोगड़ी नदी, साबरमती नदी, जवाई नदी। तो अरब सागर में प्रवाहित नहीं होती है वह कौन सी नदी है? कौन सी अरब सागर में प्रवाहित नहीं होती? तो खारी नदी, या फिर सोगड़ी, या फिर साबरमती, या जवाई। तो अरब सागर में प्रवाहित नहीं होती है। तो कौन सी नदी अरब सागर की तरफ प्रवाहित नहीं होती? खारी नदी। खारी नदी जो है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 54वां प्रश्न। 54वां प्रश्न है, पिछोला झील का वर्तमान झील किस झील में जोड़ा गया है? पिछोला झील जो है उसको वर्तमान में किस झील में जोड़ा गया है? जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, या उपयुक्त सभी। तो पिछोला झील को, मतलब कि किस झील में जोड़ा गया है? पिछोला झील को जोड़ा गया है, पहली बात ये पिछोला झील है। और ये कौन सी झील है? फतेह सागर, आपस जिसे कहते हैं। और ये पिछोला, इसको बीच में से किसने जोड़ा है? तो स्वरूप सागर झील, स्वरूप सागर झील।
स्वरूप सागर झील द्वारा पिछोला झील को फतेह सागर झील द्वारा जोड़ा गया है। कहाँ पर है? उदयपुर में। ये कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, तो 55वां प्रश्न। 55वां प्रश्न क्या है? 55वां प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? जो इंदिरा गांधी नहर है वो किस नदी से निकाली गई? व्यास, सतलज, झेलम, रावी। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो कहाँ से निकली है? एरी के बैराज से। एरी के बैराज से। और इसकी बात करें तो जहाँ पर व्यास नदी सतलज से मिलती है उसके आगे एरी के बैराज बना हुआ है, वहीं से आईजीएनपी नहर, यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना हमारे स्टार्ट होती है। राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है सिंचाई के लिए, और सतलज नदी से निकाली गई है। अगर व्यास जो है वो एरिके में, व्यास नदी जो है वो एरी के जगह पर सतलज में मिलती है। उसके बाद एरी के बैराज बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 56वां प्रश्न। 56वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? राजस्थान में पहली वन नीति कब आई थी? फरवरी 2010, मार्च 2011, अगस्त 2010, सितंबर 2011। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? फरवरी 2010 को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2010 को राजस्थान में पहली वन नीति आई थी। अगला प्रश्न 57वां प्रश्न। 57वां प्रश्न है, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य स्थित है। ताल छापर जो कृष्ण मृग अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? चूरू में, दौसा में, झुंझुनू में, कोटा में। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य? ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य। और कहाँ पर स्थित है? चूरू में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ताल छापर चूरू में स्थित है। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य। अगला प्रश्न 58वां प्रश्न। 58वां प्रश्न है, तो कृष्णा कुमारी विवाद किस राज्य की राजकुमारी थी? जो कृष्णा कुमारी जो थी वो किस राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी विवाद जो हुआ किन किन राज्यों में हुआ? 3 राज्य हैं, उनके नाम बताने हैं आपको। किन किन राज्यों में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, जैसलमेर। तो कृष्णा कुमारी जो थी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़ की। मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। और कृष्णा कुमारी विवाद जो है किन राज्यों के बीच में हुआ? मारवाड़, मेवाड़ और कौन सा? जयपुर। तीनों के बीच में हुआ कृष्णा कुमारी विवाद। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर, इनके बीच में यह कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। अगला प्रश्न 59वां प्रश्न। 59 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, मुगल मेवाड़ संधि 1615 में किसके मध्य हुई? जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी वो किसके मध्य? अकबर और प्रताप, अकबर और उदय सिंह, जहांगीर और अमर सिंह और औरंगजेब और अजीत सिंह। वैसे तो यह संधि हुई थी अकबर और प्रताप के बीच में, परंतु यहाँ पर जहांगीर और अमर सिंह दिया हुआ है तो ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा। जहांगीर और अमर सिंह के मध्य यह संधि हुई थी 1615 में, मुगल मेवाड़ संधि। अगला प्रश्न 60वां प्रश्न। लास्ट प्रश्न की बात करते हैं और इस प्रश्न के बाद अपना स्कोर बताना आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो मंगला एवं भाग्य तेल क्षेत्र किस जिले में है? मंगला और भाग्यम जो तेल क्षेत्र है, तेल की जो खदानें हैं वो कहाँ पर हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, अनूपगढ़। तो मंगला और भाग्यम तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बालोतरा। नया जिला बना है बालोतरा, उस जिले में आते हैं मंगला और भाग्यम। इसके अलावा ऐश्वर्या ये भी तेल का खनन क्षेत्र है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न हमारे पूरे हुए। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप आंसर मतलब कमेंट में अपना स्कोर कमेंट करना। और मिलते हैं इसी सेशन के साथ 2000 प्रश्नों की सीरीज में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।